सब जानते हैं, सबका खाने पीने का और उसका पाचन क्रिया का जो होता है करीब करीब एक जैसा होता है। लेकिन एक जैसा खाना पीना, एक जैसा रहन सहन होने के बावजूद भी सबका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, सबका डाइजेशन लेवल अलग अलग होता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है हमारे खाने चबाने से पचाने तक के, और जिसमें एनर्जी का बनना भी शामिल होता है। और एनर्जी जो बनती है उसके खर्च करने का जो तरीका होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। इस बात को हम सभी भली भांति जानते हैं। अब इस मेटाबॉलिज्म के ऊपर ही हमारा बहुत सारा बॉडी का, शरीर का हेल्थ, दिमागी बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस बहुत कुछ निर्भर करता है। और इसके लिए मेटाबॉलिक रेट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जब हम नींद में होते हैं, स्लीपिंग मोड में होते हैं, तो ये वाइटल ऑर्गन्स जो है हमारे तब भी काम करते हैं। जैसे कि ब्रीदिंग होता है और ब्लड पंपिंग हमेशा चलता है, ब्रेन का फंक्शन फिर भी चलता रहता है। तो मिनिमम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो ऑर्गन्स काम करते हैं, वाइटल ऑर्गन्स हमेशा जो काम करते रहते, तो ये जो है स्लीपिंग मोड में होता है। इसको कहेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी आदमी कुछ भी एक्टिविटी ना कर रहा हो, सिर्फ आराम कर रहा हो, सो रहा हो, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। ये सबका अलग अलग रहेगा, उसके शरीर के वेट के मुताबिक किस तरीके से खाना खा रहा है, कैसे खाना खा रहा है, कौन सा खाना खा रहा है, किस तरीके का ऑर्गन उनका बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उनकी नींद कितनी अच्छी हो रही। इस चीज़ को समझने के लिए हम आपको और अधिक जानकारी देंगे। दूसरा, ऊर्जा की जो ज़रूरत पड़ती है, जिसको मेटाबॉलिक रेट मतलब खर्च करने की जो तरीका होता है, मिनिमम एक्टिविटी होती है। जैसे आप आराम कर रहे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, जो मिनिमम एक्टिविटी होती है। जैसे सिटिंग जॉब ज़्यादा होता है, किसी का सिटिंग जॉब कंटिन्यूस होता है लेकिन स्ट्रेनियस होता है। कोई सिटिंग कर रहा है, जैसे बैठे हैं लिविंग रूम में, टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, सबका अलग अलग रिलैक्सिंग मोड रहेगा। तो ये जो काम होता है इसको कहेंगे रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ये भी सबका अलग अलग रहेगा। ये भी इंसान के अपने वक्त के मुताबिक चेंज होता रहता है, उसके बॉडी के अनुसार चेंज होता रहता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है TEF, जिसको कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। यानी एनर्जी जो ज़रूरत पड़ती है, जो हमने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। एनर्जी में खाने, जो हम खाना खा रहे हैं उसको पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊर्जा लगती है, जो हमारे ऑर्गन्स इस्तेमाल करते हैं, उसको करते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ठीक है। और ये थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ये भी सबके हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खाने के तरीके पर, अंदाज पर डिपेंड करता है। इसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम आपको अलग से समझाएंगे। चौथा और एक पार्ट होता है जिसमें मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया यहाँ भी अलग लागू होती है। ये होता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, जहाँ पर हम थोड़ा सा मशक्क़त वाला काम कर रहे हैं। कोई एक्टिविटी करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई तेज़ वॉकिंग करता है, किसी का खड़े रहने का जॉब है, किसी का हैवी वज़न के साथ काम है, किसी का और कुछ स्ट्रेसफुल मोड का काम होता है जिसमें लंबे समय तक के मेहनत करनी पड़ती है। तो वो जो रेट उस वक्त में जो एनर्जी चाहिए वो रेट अलग रहेगा, बजाय इसके जब वो सोया हुआ होता है, ये रिलैक्स मोड में रहता है। तो इस सबका डिफरेंट होता है। इसका भी कैलकुलेशन सबके इसी मुताबिक जो है, सबका खाना कैसे खाना चाहिए, कितनी ऊर्जा लगेगी, कितना स्ट्रेनियस जॉब है, इसके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और एक और ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है जिसे कहते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यानी उस तरीके की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई किस्म की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, नॉर्मल वॉकिंग कर रहे हैं, नॉर्मल स्टैंडिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। ये जो है ज़्यादातर आइडल आवर्स जिसको कहेंगे, ये आइडल आवर्स होते हैं जिसमें कंसंट्रेशन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, किसी किसी का एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन रिलैक्स मोड में ही काम करता है। और ये पर्यावरण के अनुसार भी होता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, कंपन के साथ में पर्यावरण में काम करते हैं, कभी हैवी मशीनरीज पे और कभी धूल धक्कड़ की जगह में या हाई टेम्परेचर की जगह में, और वहाँ भी खड़े रह के बैठे थोड़ी देर आराम कर रहे तो वो आराम नहीं होगा, लेकिन वहाँ ऊर्जा ज़्यादा खपेगी। वहाँ उसको पर्यावरण से, हवा से, टेम्परेचर के लिए भी काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई लैंप लो टेम्परेचर जोन में है तो बॉडी को दो तरीके का काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जो
बॉडी का टेम्परेचर को अपग्रेड करेगा मेंटेन करने के लिए, ऑर्गन्स को काम करना है, और ऑर्गन्स खुद ब खुद काम नहीं करेंगे, वो सिकुड़ना चालू करेगा। तो उसको हैवी थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिविटी के मोड में लाएंगे, तो वो थोड़ा सा फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। तो ये भी एक अलग तरीके का चीज़ है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरत अलग होती है इसमें। तो ये चीज़ को भी कैलकुलेट करके समझना है। ये भी हम आपको हम अपने तरीके से ज़रूर समझाएंगे और आपका पूरा ब्यौरा लेंगे। अभी जो हमने आपको फैक्टर्स बताया, जो जो घटक है, ये मेटाबॉलिक रेट के की ज़रूरत जो होती है, जो ऊर्जा हर वक्त में अलग अलग होती है, और किस तरीके से वो ऊर्जा का बनना होता है, इसके ऊपर में किन चीज़ों पर ये निर्भर करता है। जैसे किसी का एज फैक्टर होता है, यूथफुल एज अलग रहेगा, चाइल्डहुड का एडल्टहुड का एज अलग होता है, और उनसे जो नवजात शिशु होते हैं उनके बच्चों का अलग होता है। तो सबका जो है ये प्रोपोर्शन अलग अलग होता है, उसको कितनी ऊर्जा चाहिए, किस मात्रा में उसका खाना चाहिए, ये तय करना हमको बहुत ज़रूरी है। बजाय इसके कि एक घर में खाना एक जैसा सबके लिए बन रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब लोगों को एक ही जैसा सूट करेगा, क्योंकि आजकल सबके काम काज ज़रूरतें अलग है, प्लस खाने के अंदर में वो कंटेंट नहीं है, उसका प्रोसेस भी गलत है। कभी ज़्यादातर लोगों जंक फूड खा रहे हैं, या फिर उसके अंदर में जो प्रोसेस है वो बनने का, बनाने का, या बाहर से जो लाया हुआ तेल होता है, खाना होता है, या जो सब्जियां होती है, ये ज़्यादातर पेस्टिसाइड ओरिएंटेड होती है, प्रिजर्वेटिव के साथ होता है, फूड्स भी प्रिजर्वेटिव के साथ होता है। भले आपने घर में खाना बनाया हो, लेकिन ये वो उतने ज़्यादा पोषक तत्व तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये आज के दौर में बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, यूरिया फास्फोट यूज़ हो रहा है, और इसके वजह से जो खाने में हमको जो चीज़ें मिलना चाहिए शरीर को, वो नहीं मिलती। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जिसका मसल मास होता है, वो उसको ऊर्जा की जो खपत होती है, उसके मुताबिक उसका प्रोटीन का और मसल्स के लिए जितनी ज़रूरत है वो खाना अलग काम करेगा, बजाय उसके उतने ही वज़न वाला व्यक्ति दूसरा एक फैटी फूड खा रहा है और फैट उसका ज़्यादा है, और एक मिडिल मतलब अपने आइडियल वेट पर है उसका, और उसका भी वज़न उतना ही है, और एक शेप में ज़्यादा है, वज़न में इम्बैलेंस है, उसका बीएमआई अलग है, उसका खाने का ज़रूरत अलग रहेगा, उसको कर्टेल करेंगे तब उसकी ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा। इसलिए वज़न का कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसके शरीर का जितना शेप ज़्यादा बड़ा है और वेट भले ही सेम हो, एज भले ही सेम हो, लेकिन कैलोरी बर्निंग का रेशो उनका अलग अलग रहेगा। तो ये चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जिसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हमेशा दौड़ भाग की एक्टिविटी करना है, ज़्यादा वक्त उनको शरीर की मेहनत के साथ काम करना है, उनकी ऊर्जा की खपत ज़्यादा रहेगी। ये डे टू डे अफेयर सबका अलग अलग रहेगा, इसीलिए एक जैसा खाना सबका कभी नहीं हो सकता। हर कोई ये फोर्स नहीं कर सकता कि भाई मैंने इतना खाना खाया तू भी उतना खा ले, भले वो सेम एज में हो, सेम बॉडी के शेप के साथ में हो, या अलग अलग उसकी ज़रूरत है, उसके खाने का टाइमिंग अलग अलग है, तो उसकी ज़रूरतें अलग चेंज हो जाएगी। कई बार वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, उनकी इंटरनल ऑर्गन की जो रचना होती है, या तो शुरू से ही जेनेटिक प्रॉब्लम रहता है कभी, या फिर हमारे गलत तरीके के रहन सहन से, गलत तरीके के खान पान से, बैड हैबिट्स की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कोई स्ट्रेसफुल मोड में रहता है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा गलत तरीके से चबाने की जगह उसको निगलने की कोशिश करता है, या वाटर का इम्बैलेंस रहता है। तो ये जो खाने की प्रक्रिया जो है चबाने की, और उसको पूरी तरीके से पोषण शरीर को ना मिलने की वजह से हार्मोनल ग्रोथ, हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो ये हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, ख़ास तौर से थायराइड ग्लैंड्स है, लीवर का फंक्शन है, पैनक्रियास का फंक्शन है, इंसुलिन का लेवल का होना अलग अलग होता है, स्टमक का एसिडिक का होना ऑर्गन्स के अंदर में और ख़राबी होना, किडनी का फंक्शन आगे पीछे होना, और उसको टाइमिंग प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हमेशा बने रहेगा। और जब जब हार्मोनल इम्बैलेंस बना रहेगा, बिगड़ा रहेगा, तो ये खाने की जो ज़रूरतें हैं एब्रप्ट चलते रहेगी, तो कभी भी वेट जो है हमारा काबू में नहीं आएगा। जब वेट अगर काबू में नहीं आता है
तो हम हमेशा अनहेल्दी मोड की तरफ में लगे रहते हैं। तो हेल्दी मोड में आने के लिए हैप्पी कैसे रहना, किस तरीके से खाना खाना, कौन सा खाना हमको सूट करे, कितनी ज़रूरत हमारे शरीर की, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से बाय बर्थ कोई बहुत सारे जो है ऑर्गन्स फंक्शन नहीं करते, सेल्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। इसके वजह से पुअर मेटाबॉलिज्म होता है, यानी चयापचय अपचय की जो क्रिया है ये कमज़ोर रहती है, और या तो अंडरवेट रहता है व्यक्ति या ओवरवेट होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी कहेंगे इसको। और इसके साथ साथ में लिविंग हैबिट, टेस्ट बड्स का चेंज होना, यानी ज़बान का टेस्ट चेंज होते रहना, दिमागी तरीक़े से कुछ और खाना और शारीरिक ज़रूरत कुछ और होना, जो मिल रहा है वो खा लिया। और बहुत सारे जो हमारे पेरेंटल प्रॉब्लम है उसकी वजह से हमको जो मिला है उसको खा रहे हैं, और कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम तैयार हो जाते हैं जो बाय बर्थ होती है और वो कैरी करके लेके जाते हैं हम आगे। तो ये भी एक कारण होता है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म को कैसे ख़राब चलता है, और हम इसके साथ में लेके अनहेल्दी मोड में ख़राब इम्यूनिटी की तरफ चले जाते हैं, जो हम लाइफस्टाइल डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। और मेटाबॉलिज्म के ख़राब होने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है आज की मॉडर्न लाइफ में, जिसमें फोर्सिबल लिविंग कहेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करता है, जो आपको कई बार भूखा रहने पे मजबूर करता है, या हम खुद मजबूर होकर भूखा रहते हैं कि भाई ये मैं ये काम कर लूँगा, इसको पूरा ख़त्म करने के बाद मैं खाना खाऊँगा। तो बहुत वक्त तक के अगर हम स्टारवेशन मोड में जाते हैं तो यहाँ कैलोरी डिफिसिट होती है, कैलोरीज कम मिलने की वजह से बॉडी के अंदर में इंटरनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो शरीर को पता हो जाता है कि ये जो खाना है बहुत देर के बाद में मिला है और बहुत देर तक भूखा रहना है, तो वो तुरंत काम ना करते हुए वो बॉडी की में जो आ रहा है चीज़ उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है फैट्स के रूप में, और वो ग्लूकोज को पूरे सेल्स तक नहीं पहुंचा देता, और खाना खाने के बाद में सुस्ती चढ़ती है। तो ये होता है स्टारवेशन मोड के अंदर में। कोई कहे कि मैं भूखा रह के वज़न कम कर लूँ, तो ये बहुत ख़राब अवस्था होती है, और इससे इंसान ओबेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और कई लोग जो है इसको रिकवर नहीं कर पाते और कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं।